Hello students, this is our fourth part of matrix continued class 12th mathematics. तो earlier we have discussed some questions of matrix, inverse of matrix. हमने 6 नंबर वाले क्वेश्चन कवर किए थे जो 6 नंबर में आते हैं. लगभग हमने 3 टाइप कवर की थी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं हमारे. तो अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स. काफ़ी बार एक क्वेश्चन आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर. तो आपको एक स्टेटमेंट मेंशन होती है, जैसे आपने क्लास 10th में चैप्टर 3rd और 4th आपका था 10th क्लास में, वहाँ वर्ड प्रॉब्लम थी तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती थी. देखो जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है 2x + 3y + 4z = 7, x - y + 4z = 8 और 2x - y + 3z = 4. तो इस तरह से आपको 3 इक्वेशन अगर मिल जाती है बनी बनाई आपको एग्ज़ाम में, तो हम क्या करते हैं x = a इनवर्स * b कर देते हैं, राइट. बट अगर आपको इस तरह की 3 इक्वेशन नहीं मिलती हैं, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम मिलती है. अभी मैं इस डिस्प्ले पे एक बार स्क्रीन लगा देता हूँ कि इस क्वेश्चन की, कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए देन व्हाट विल यू डू. तो क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ 3 नंबर इज़ -1. इट मीन्स क्वेश्चन है कि 3 नंबर का सम कितना है बच्चों, -1. तो 3 नंबर क्या लेंगे हम, x + y + z = -1. 3 नंबर आपने x, y, z लेट कर लेना. ओके, नाउ इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सेकेंड नंबर मीन्स 2y, ठीक है. एंड थर्ड नंबर बाई 3, और थर्ड नंबर को किस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से. वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम. इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है, 5 मिलता है, ठीक है. तो ये हमारे पास था 2 इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट लाइन से. नाउ नेक्स्ट, इफ़ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, थर्ड नंबर मीन्स z, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. इट मीन्स आप फर्स्ट और सेकंड का सम करो और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टेड थर्ड नंबर. थर्ड नंबर कौन सा है, z, ठीक है. वी गेट -1. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट थी हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया. देन फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ये कह रहा है फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो कह रहा है बच्चों अब ये 3 इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करनी है, किसके मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से. तो कैसे करेंगे, x = a इनवर्स * b. तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, x = a इनवर्स * b, ठीक है. तो अब a इनवर्स के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड आउट करना होगा. अब इन 3 इक्वेशन में से a कैसे बनाते थे हम, a = 1 1 1 0 2 3 1 1 -1, ठीक है. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a बन जाएगा. इसके बाद मुझे क्या करना है, b फाइंड करना है. तो b क्या होगा मेरा, जो राइट हैंड साइड में होगा, -1 5 और -1 -1 5 -1, ठीक है. और नेक्स्ट वन इज x क्या बनेगा मेरा, x y z, ठीक है. तो अब हमारे पास बच्चों ये 3 इक्वेशन 3 मैट्रिक्स आ चुके हैं. अब मुझे इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना था x = a इनवर्स * b. अब a इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट ऑफ a, और इनटू में क्या करना है, b मतलब ये जो मैट्रिक्स था -1 5 एंड -1. तो ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे. इसका मैं आंसर मेंशन कर देता हूँ आपको. इसका आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी -7/2, y की वैल्यू मिलेगी आपको 5/2 और z की वैल्यू 0. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके 3 आंसर नहीं आते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा नंबर मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है. आप किसी भी टाइम मुझे कॉल या व्हाट्सअप आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 डिटरमिनेंट ऑफ हमने लगभग 7-8 वीडियो कवर कर चुके हैं डिटरमिनेंट के ऊपर, ठीक है. एडजॉइंट हमने लगभग 4-5 वीडियो एडजॉइंट के ऊपर कवर किए हैं, बार बार हमने क्वेश्चंस भी किए हैं. तो आपको सिर्फ अब मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि कंसेप्ट कैसे हैं. तो एक ये टाइप है इनवर्स की, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों. ये वाला जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, कि आपको क्या मिलेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा लैंग्वेज फॉर्म में इस तरह से, और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, जैसे आप क्लास 10th में करते थे. आपका 3rd और 4th चैप्टर था क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर थे उसमें अभी आपने कवर किए थे। तो इसी तरह से 3 इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको और फिर हम आगे इसको x = A इनवर्स इंटू बी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं अभी स्क्रीन के ऊपर, देखो यही क्वेश्चन लगा देता हूँ। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वर्ड प्रॉब्लम से ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 स्कूल P and Q, 2 स्कूल मेंशन है P and Q, वांट टू अवॉर्ड देयर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को x मान लो, पोलाइटनेस को y मान लो एंड पंक्चुअलिटी को z मान लो। ठीक है, x y z आप लेट कर लो। तो कह रहा है द स्कूल P वांट्स, मेंशन भी कर रहा है द स्कूल P वांट्स टू अवॉर्ड, सेकंड लाइन में देखो ₹X ईच, Y ईच, Z ईच फॉर द 3 रेस्पेक्टिव वैल्यू टू इट्स 3 to 1। तो फर्स्ट में कितनी है 3, सेकंड में कितनी है 2 और थर्ड में कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 3x + 2y और +1z। और कह रहा है टोटल अमाउंट है 1000। इसका टोटल अमाउंट कितना है बच्चों 1000 है। ठीक है, इसके बाद इसकी देखिए थर्ड लाइन पे आइए। थर्ड लाइन में मेंशन किया हुआ है स्कूल Q वांट्स टू स्पेंड 1500 जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बच्चों वो है, सेकंड इक्वेशन में इसलिए ये कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट है, देखो स्क्रीन पे भी आ रहा है आपको 1500 है टोटल अमाउंट थर्ड लाइन में। एंड उसका अवार्ड है वो है 413 स्टूडेंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव वैल्यू बाय गिविंग द सेम अवार्ड मनी फॉर 3 वैल्यूज एज बिफोर। जो पहले दिया हुआ था उसी अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 1500। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन है 3x 4x, इसमें जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है 4x के लिए, 3x पहले वाला था, 4x + y और प्लस का 3z = 1500। और नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू, 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू। ठीक है, ईच वैल्यू के लिए इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है x + y + z = 600। तो ये मेरे पास बच्चों 3 इक्वेशन बन जाती हैं। अब हमें क्या करना है, उसके बाद कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। अब वो ये कहता है कि इसके बाद आपको मैट्रिक्स मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, x = A इनवर्स इंटू बी लगा के। ठीक है, A की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से A बन जाएगा 3 2 1 4 1 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, A बन गया। अब A आ चुका, अब मैं B कहाँ से फाइंड आउट करूँगा, B यहाँ से आ जाएगा 1000 1500 1000 1500 और 600। ठीक है, तो x = A इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू फाइंड करके, A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके या मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स कैसे आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कवर कर सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान स्टेटमेंट होती हैं। आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे। तो ये एक टाइप हो चुकी है इसके अंदर। एक टाइप और मैं डिस्कस करता हूँ A इनवर्स की, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी इनवर्स की। तो उसके बाद हम ये इनवर्स ऑफ टॉपिक है, इसको हम चलेंगे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे ले चलेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, एक बच्चों NCERT क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं हम, वर्ड प्रॉब्लम का ही NCERT क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, NCERT बुक में मेंशन है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ये कह रहा है 3 नंबर का जो सम है वो कितना है, 6 है। इट मीन्स x + y + z = 6। इफ़ थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 3z एंड एडिड टू द सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर उसमें ऐड कर दो, इट बिकम्स 11। तो उसका रिजल्ट कितना बन जाएगा आपके पास, 11 बन जाएगा। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट कितना है x, थर्ड कितना है आपके पास z। वो कह रहा है इट बिकम्स डबल द सेकेंड नंबर, वो क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर का डबल बन जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वो मैट्रिक्स 3 इक्वेशन हम मैट्रिक्स मेथड सोल्व करेंगे। इसको इधर ले आओ, x - 2y + z = 0। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाला जो हमारा रेगुलर मेथड है वही मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा है, x = A इनवर्स इंटू बी।
तो वैल्यू ऑफ ए क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से 1 1 1 1 1 1 0 1 3, ध्यान रखना 0 1 3, देन 1 - 2 1 1 - 2 1, और वैल्यू ऑफ बी क्या बन जाएगी आपके पास 6 11 0 6 11 और 0, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा बच्चों। इसको हम कवर करेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी मेथड से। ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है फॉर्मूला, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका आंसर मेंशन कर देता हूँ मैं। इसका आंसर x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। या वेरीफाई कर सकते हैं x y z की वैल्यू। ठीक है, आपको मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मेंशन करता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा इसका 9, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जो एडजॉइंट मिलेगा इसका, वो एडजॉइंट की वैल्यू भी मैं मेंशन कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, जो आंसर मिलेगा 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हमने लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किया था और आपसे कहा था कि इन्वर्स वाला जो इक्वेशन थी, हमारी 3 इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी पड़ती है हमें। तो उसमें क्या था कि प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको याद रखा करो। तो इसको मैट्रिक्स ए लेट कर लो, ये मैट्रिक्स बी लेट कर लो। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपसे ये कहा था कि आइडेंटिटी की फॉर्मेट में कुछ बनता है कि हमेशा या तो 6i 2i 4i ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इससे और फिर इससे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आई मिलेगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा ट्रिक है, 2017 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में ये आया था क्वेश्चन, और बच्चों ने बड़ी सिली मिस्टेक कर दी थी इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई बन जाता है। अब हमें ये 3 इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है, और 3 इक्वेशन का मेथड क्या था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट। अब यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 1 0 3, यहाँ से -1 2 -2 2 -3 और 4, ये आ गया। और b की वैल्यू कैसे आती थी हमारे पास, ये 9 4 -3, इसको हम b1 कह सकते हैं क्योंकि एक b हम ले चुके हैं यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये b यहाँ लग जाएगा, ए इनवर्स यानी आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते थे, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको इसकी हेल्प लेनी है, जो गिवन कंडीशंस है उन कंडीशंस की हेल्प लेनी है और उसी के मेथड से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे आएगा यूज प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई को यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। ये क्या बन जाएगा, आई इंटू बी क्या बनेगा, बी। आपसे पहले ही बताया था ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, या ए इनवर्स इंटू ए, दोनों ही कंडीशन में चाहे प्री मल्टीप्लाई हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, राइट। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, ये वाला बी, -2 0 1 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए इनवर्स आ चुका है। अब इस ए इनवर्स को देखो, अब आपने एक बात नोटिस की थी कि पहले जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें ये जो ए बना था इस इक्वेशन में से, और जो पहले वाला ए था, ये दोनों ए सेम होते थे, बिल्कुल एज इट इज होते थे। तो हम क्या करते थे, इस कंडीशन पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इस कंडीशन में इस ए इनवर्स की जगह हम ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट कर देते थे। क्यों, क्योंकि ये वाला ए और ये ए हमारे दोनों सेम होते थे, हम ये वाला ए इनवर्स पुट कर देते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, जो गलती बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या कि बच्चे इस ए इनवर्स को उठा के यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं, और बी की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, फिर उनका आंसर ठीक नहीं आता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो ए है और ये जो ए है, इन दोनों ए में ट्रांसपोज का फ़र्क है। नोटिस कर लो आप चाहे, 1 -1 2 1 माइनस, यानी जो यहाँ पे रो है वो यहाँ पे क्या है, कॉलम है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इट मीन्स जो यहाँ पे रो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो अब आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई इनसे करनी थी। तो जब हमारे पास ये ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते थे, ए इनवर्स का भी हम ट्रांसपोज कर देते थे
ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये वाली स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये जो ए गिवन था और ये ए इन्वर्स है, इसका ए इन्वर्स ये है, बट ये डायरेक्ट नहीं है, ट्रांसपोज का फ़र्क है। किसका है? ट्रांसपोज का। तो यहाँ भी ट्रांसपोज करके पुट करेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स इसका ट्रांसपोज कर दो, तो -2 9 6, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, 0 2 1 1 -3 -2, ठीक है। और इनटू में बी कितना है मेरे पास? बी की वैल्यू 9 4 -3, ठीक है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0 5 और 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये पैटर्न को ध्यान रखना। ये जो हमने आपको पैटर्न सिखाए हैं कि प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं इनकी हेल्प से बस हमेशा यही फॉर्मूला मत लगाना, 1 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जहाँ पर इस तरह यूज प्रोडक्ट हो या यूज दिस इक्वेशन हो, उस तरह के क्वेश्चन में हमें वो चीज़ें कवर करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक, तो ये हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उन्हीं जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के जैसा है, बट क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा? देखो, जब हम 3 इक्वेशन सिंप्लीफाई करते थे तो हमारे पास क्या मेथड होता था? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करते थे हम। लेकिन ये कंडीशन कब थी? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता था। पहले यहाँ से ए फाइंड आउट करो, 1 5 3 15, ठीक है। इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 कितना हुआ? 0। इन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 0। जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता था तो उसको हम क्या कहेंगे? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन system of equation does not have a unique solution। याद है आपको? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता था तो हम क्या करते थे? उसको हम यूनिक सॉल्यूशन मान के और ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर देते थे। बट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हम इसको यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ईदर equations are inconsistent if adjoint of A into B not equal to 0। आपसे कहा था कि आपको हमने जो चार्ट बनाया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, उसमें मैं आपको डिफाइन किया था कि एक कंडीशन इसमें जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो 2 कंडीशन बन जाती है। एक कंडीशन तो बनती है इनकन्सिस्टेंट की, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है हमारे पास? और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का क्या रूल था? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों कंडीशन के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा? एडजॉइंट निकालना होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा तो एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी आपको सिखाया था एडजॉइंट निकालना, और हमने लॉन्ग मेथड से। तो डायरेक्ट कैसे आएगा इसका? इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ 15 और यहाँ 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, -5 और -3, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया? एडजॉइंट। अब क्या कहा था? एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है। यहाँ है 15 -3 -5 -3 और 1, और बी कितना है? 7 21। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 को हम किससे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे करेंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 105। जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 21 और प्लस का 21, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? रिजल्ट 0 0 आया दोनों जगह पे, ठीक है। तो जब हमारे पास रिजल्ट 0 आता है, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आती है, तो इक्वेशन क्या हो जाती है? कंसिस्टेंट हो जाती हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? हैंस द गिवन इक्वेशंस आर
the given equations are consistent and has infinite number of सॉल्यूशन। जब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो अब यहाँ से सीखने वाली बात है, जो नई बात आपने सीखनी है वो क्या, कि यहाँ तक तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आगे की चीज़ें और क्लियर हो जाएं। कि जब 2 इक्वेशन है 3 इक्वेशन आती है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ x = a इनवर्स इंटू बी लगाता था, बट यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट a मेरा 0 आ रहा है। 0 आने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बनती है कि उसका यूनिक इन्वर्स नहीं होगा। तो 2 कंडीशन बनेंगी, इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट। उन दोनों ही कंडीशन को शॉर्ट आउट करने के लिए मुझे एडजॉइंट a की b से मल्टीप्लाई करनी होगी। एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, उसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, b से। रिजल्ट कितना आया मेरा, 0 0 आया। जब 0 0 आता है तो कंडीशन बनती कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो वो बताया था आपको। जो आपके पास 2 इक्वेशन है, x + 5y = 7 और 3x प्लस का 15y = 21। हम लेट कर लेते हैं x और y में से किसी भी एक को, k लेट कर लो, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू k लेट कर ली हमने, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब k की वैल्यू डिफरेंट, जैसे k की वैल्यू चेंज होगी x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू क्या होगी, k + 5y = 7, 5y = 7 माइनस k, y = 7 - k/5। तो बच्चों ये जो कंडीशन आई ना हमारे पास, ये कंडीशन मेरी क्या बन गई, x और y की दोनों वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन है किसी भी नंबर, k हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, k की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो x और y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहा बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से माइंड में सेट कर लो, अच्छे से ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना इस चीज़ के लिए, कि जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ जाता है तो हम क्या पैटर्न करेंगे, क्या हम डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। फिर भी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आप 3x3 वाला पैटर्न करके देखना, फिर भी प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लूँगा मैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, किसी भी टाइम ये मत सोचना कि टाइम क्या हो रहा है। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया 11 बजे के आसपास, तो बोला सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है बच्चों, आप किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका सोल्यूशन उसी वक्त करेंगे आपके। तो जैसे आप क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है बच्चों कि मैथ्स आप कर रहे हो, अगर उसी वक्त आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है वहीं पर मैथ्स में। तो मैथ्स का यही कंडीशन है कि जैसे ही डाउट आए तुरंत आप मुझे व्हाट्सअप कर दो उस डाउट को, प्रॉब्लम को, मैं देख लूँगा, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे।